सूखी डाली नमक एकांकी जो सेकेंड ईयर के हिंदी टेक्स्ट बुक पे लगाया गया है, इसके तीसरे दृश्य के लिए मैं आपको स्वागत करता हूं। तीसरा दृश्य इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और तीसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। और ऑलरेडी हमने अभी दूसरा दृश्य देख लिया है। दूसरे दृश्य में हमने देखा कि किस प्रकार दादाजी ने बिगड़ते हुए परिवार को एक बनाने के लिए एक सूत्र बनाया। उन्होंने कहा कि घृणा को घृणा के बदले मिठाया नहीं जा सकता, उसको प्रेम से मिठाया जा सकता है। तो ये बात उन्होंने सबको बता दी और सभी घर के सदस्य अब बेला को किस प्रकार देखते हैं, यह तीसरे दृश्य में हम देख सकते हैं। तीसरा दृश्य जब प्रारंभ होता है तो बेला को आश्चर्य होता है कि क्यों ये लोग एकदम बदल गए। पहले तो मेरे साथ गुस्सा करते थे, लेकिन अब ये मुझसे बहुत ही प्रेम से आदर से देखते हैं। मैं इनको बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूं कि ऐसा क्या हो रहा है। उसके बाद छोटी भाभी आती है और वो कहती है कि देखो बेला, अगर तुम्हें नौकरानी पसंद नहीं है तो ठीक है, हम बदल लेंगे। अगर तुम उसी को अगर ठीक से समझा तो भी ठीक है, लेकिन बिल्कुल तुम चिंता मत करना और किसी भी प्रकार से तुम बुरा मत मानना। यह बात उसे समझा देती है। समझाने के बाद जबकि वह सोफे पे बैठी रहती है और उनकी सास यानी छोटी भाभी खड़ी रहती है, लेकिन वह अपनी सास को बैठने के लिए कहती है, लेकिन सास बैठती नहीं है और कहकर चली जाती है कि मुझे बहुत सारे काम है, उनको करना है। तो बेला को आश्चर्य हो जाता है कि आखिर ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। परसों तो सभी मिलकर आकर मुझे डांट रही थी रजवा को लेकर, लेकिन आज ये सारी मुझे बहुत ही प्रेम के भाव से देख रही है। तो इसके बाद एक एक करके वहां पर लोग आते हैं। बड़ी बहू आती है और वहां पर बड़ी भाभी आती है, तो वे भी बता देते हैं कि अरे देखो, मैंने नए नौकरों को लाने के लिए बोल दिया है। और कहते हैं कि तुम ये रजवा की जो बहू है उसे ही क्यों तुम रखती नहीं हो। तो छोटी बहू छोटी है, वो तुम्हारी बात मान लेगी, जल्दी से काम सीख लेगी। इस तरह के अलग अलग सुझाव देते हैं, लेकिन कोई भी उसे घृणा से नहीं देखता, सभी प्रेम से देखते हैं। तो ये सारी जो बर्ताव है बेला को सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्यों आखिर ये इस प्रकार मेरे साथ बर्ताव कर रहे हैं। यह समझ में ही नहीं आता बेला को। और उसके बाद वे सभी चली आती है। चली जाने के बाद बेला भी वहां से चली जाती है, लेकिन मंजली बहू आती है हंसती हुई और एक नया विषय लेकर मंजली बहू हंस रही है। बाजू का जो घर है बंसीलाल जी का, बंसीलाल जी के घर में भी वहां पर झगड़ा चला है और बंसीलाल चाहते हैं कि उनका जो घर अलग हो जाए और इसीलिए उन्होंने चूल्हे के लिए किचन के लिए उन्होंने एक अलग सा दीवार बनाया था, लेकिन मालवी को वह पसंद नहीं आया और मालवी ने उस दीवार को हटा दिया था। लेकिन बंसीलाल के डरे बगैर और बंसीलाल के बेटे को भी वह डरती नहीं है और सभी को ललकारती है, कौन आता है आने दो। तो इस प्रकार इस बात को लेकर मंजली बहू सभी को हंसाती है और सभी इस पर बहुत ही हंसते हैं। और हंसने के बाद जब इस हंसी के बीच में बेला आती है तो सभी चुप हो जाते हैं। बेला चाहती है कि वो भी इस हंसी में शामिल हो जाए, लेकिन उसके आने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। तो बेला को बहुत बुरा लगता है। फिर बेला चली जाती है। चली जाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चले जाने के बाद अंत में बेला फिर से अपने पति के साथ, परेश के साथ आती है और कहती है कि इन लोगों को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कैसे बर्ताव करते हैं। और ये एक बार कभी गुस्सा होते हैं, कभी मेरे साथ ये बहुत ही प्रेम भाव से देखते हैं, मैं इनको समझ नहीं पा रही हूँ। तब परेश कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। तो परेश चला जाता है और इंदु वहां पर आती है और इंदु कपड़े लेकर आती है और वो कहती है कि भाभी जी, आपके भी अगर कपड़े हो तो दे दीजिए और मैं उनको धोना चाहती हूँ। बेला सबसे पहले इंदु को कहती है कि तुम मुझे जी जी कहकर बुलाना बंद करो मेरी प्यारी इंदु। तो इसके बाद बेला इंदु के साथ कपड़े धोने के लिए चली जाती है और स्टेज पर दादाजी आते हैं। दादाजी बेला को कपड़े धोते हुए देखकर चौंक जाते हैं और वह इंदु को डांटने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि इंदु को उन्होंने कहा था कि बेला को किसी प्रकार का काम करने नहीं देना है। तो झट से बेला बताती है कि मैंने ही यह काम किया था और दादाजी उसे बताते हैं कि बेटा देखो,
तुम तो बहुत ही होशियार हो, तुम्हें पढ़ने लिखने में अपना समय व्यर्थ करना चाहिए, बल्कि इस तरह काम नहीं करना चाहिए। तब बेला बताती है, आपको लगता होगा कि इस वट वृक्ष से कोई एक डाली अलग हो जाए तो बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन अगर वही डाली उस पेड़ में लगे रहकर सूख जाए तो क्या आपको ये मंजूर है? तो इस प्रकार कहकर वह रोने लगती है। यानी आपके साथ साथ मैं भी हर काम में शामिल होना चाहती हूँ और हंसी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ, यह बात बताते हैं। इस कहानी के अंतर्गत एक बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिगड़ते हुए परिवार को दादाजी के अनुभव ने, दादाजी के प्रेम भरे शब्दों ने किस प्रकार सभी को बदल दिया, पूरे वातावरण को बदल दिया, यह देखने लायक है, यह सोचने लायक है। और इसे अपने घर में अगर आप प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे परिवार आज हम टूटते हुए देखते हैं। तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जोड़ना बड़ी बात है। इस एकांकी के द्वारा हमें यही सीख मिलती है। ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನಂದ್ರ, ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಲಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಮಂದಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಒಂದೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋತ್ನಾಗ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರ, ನೋಡುವ ನೀ ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಇಲ್ಲಂದ್ರು ಏನಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾರು ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅತ್ತಿ ಬಂದ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಇಲ್ವಾ, ನೀ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಹೊಸ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹುಡುಕಾಡಕ್ ಹಚ್ಚೀನಿ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಬೇಲಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬೇಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ತಿಳಿವಲ್ದಾಗ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಜಲಿ ಬಹು ಅಕ್ಕಿ ಏನ್ ಬಾಜು ಮನಿ ಒಂದು ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗೂ ಕೂಡ ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮನಿ ಜಗಳ ನಡೆದಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಜಗಳದೊಳಗ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮನಿ ಬ್ಯಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಗ್ವಾಡಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ. ಆ ಗ್ವಾಡಿಯನ್ನ ಆ ಮಾಲ್ವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ ತೆಗೆದು ಒಗದು ಬಿಡ್ತಾಳ. ತೆಗೆದು ಒಗದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಅವರ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ನಿಲ್ತಾರ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಆಕಿನ ಎದುರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ನಗ್ತಾಳ. ಆ ನಗು ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ಬೇಲಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಾಳ. ಆದ್ರೆ ಬೇಲಾ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಇವ್ರು ನಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಆ ಬೇಲಾ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಏನು ನಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇಲಾಗ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ನಾನು ಬಂದ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರ, ನಾ ಇಲ್ದಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಈಗ ಅರ್ಥನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಹಿಂದೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಿನು ದಾದಾಜಿ ಅರಿಬಿ ತೊಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಆಕಿ ಹೋಗ್ತಾಳ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರ ಈ ಬೇಲಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳ. ಏನ್ರಿ ಇದು, ನನಗೆ ಅರ್ಥನ ಆಗೋಲ್ರು, ಇವ್ರು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರ, ಏನಿದು ನನಗೆ ಒಟ್ಟ ಅರ್ಥನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ಪರೇಶು ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನವ ನಿಂದು, ಅಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆ ಪರೇಶ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಬೇಲಾ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾಳ, ಇಂದೂನು ಬರ್ತಾಳಲ್ಲೇ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾಬೀಜಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾ ತೊಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಜ್ಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹಂಗಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಬೇಲಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ, ಅಜ್ಜ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ತಾಕೀತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ನನಗೇನು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳಂದ್ರೆ ಆಕಿನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂನ್ ಜೊತೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಜ್ಜ ಬರ್ತಾರ, ದಾದಾಜಿ ಬರ್ತಾರ. ಬಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರ. ಬೇಲಾ ಅರ್ಬಿ ತೊಳೆಯೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಅನಿಸ್ತದ. ಅವರು ಬೇಲಾಗಂತಾಳ, ಇಲ್ವಾ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳೆ. ಅವಾಗ ಆಕೆಗೆ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳಂದ್ರ, ಅಜ್ಜ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ವಿಶಾಲವಾದ ಮರದಿಂದ ಒಂದು ರೆಂಬೆ ಅದು ಕಡಿದು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೆಂಬೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿನೇ ಇದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಣಗ್ತಂದ್ರ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬೆರಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಂದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅವಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕಂಡ ಅಜ್ಜಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಡೆಯುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನ, ಪರಿವಾರವನ್ನ ಆ ಅಜ್ಜನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ, ಅಜ್ಜನ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೂಡಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಏಕಾಂಕಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ.
मैं किन लोगों में आ गई हूँ? ये कैसे लोग हैं? कुछ भी समझ नहीं पाती। आज कुछ है, कल कुछ, पल में तोला, पल में माशा। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। गर्म होते हैं तो आग बन जाते हैं, और नरम होते हैं तो मोम से भी कोमल दिखाई देते हैं। आज जिस बात को बुरा कहते हैं, कल उसी की प्रशंसा करते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। तुम ठीक कहती थी बेटी। इस रद्दी सामान से बैठक बैठक नहीं, कबाड़ी का गोदाम दिखाई देती थी। सोचती थी यह सामान इतने दिनों से इस कमरे में पड़ा है, कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, और इस पर इतनी देर से सब बैठते आ रहे हैं। कई दादाजी बुरा न माने, पर अच्छा किया तुमने जो वह सब उठा दिया। मैंने परेश से कह दिया है, तुम उसके साथ जाकर अपनी रुचि का सामान खरीद लाओ। यह सब मैं रजवा से कहकर सुरेश के कमरे में भिजवा देती हूँ। कई बार निगोड़ी इन्हीं कुर्सियों के लिए मुझसे रूठ चुका है। आप बैठिए माँ जी। बस तुम बैठो बेटी। मैं तो यूं ही तुम्हें इधर बैठे देखकर चली आई। अनाज पड़ा है, उसे फटकना है। मिर्चें पड़ी है, उन्हें कूटना है। मक्खन कई दिनों का इकट्ठा हो गया है, उसका घी बनाना है। बीसों दूसरे काम है और दिन ढल रहा है। मैं सोचती थी तुमने मेरी बात का बुरा न माना हो। वास्तव में बेटी, रजवा मेरे पास आकर फूट फूट कर रो रही थी। नौकरानी समझदार, विश्वसनीय और आज्ञाकारी है, किंतु जो काम उसने कभी न किया हो वह उससे किस प्रकार हो सकता है। आप बैठिए तुम। बैठो बैठो बेटी, कष्ट न करो। मैं तुम्हारा अधिक समय नष्ट न करूंगी। मैं तो केवल तुमसे उसकी सिफारिश करने आई थी। भावुक स्त्री है, जल्दी ही बात को बुरा मान जाती है। तुम यूं करना कि ज्यों ही नया फर्नीचर आ जाए, अपने सामने लगवा कर रजवा को एक बार झाड़ना बहारना सिखा देना, फिर वह गलती नहीं करेगी। न हो तो कभी मुझे बता देना, मैं उसे समझा दूंगी। नहीं नहीं, आप तुम पढ़ी लिखी समझदार हो बेटी, इसीलिए तुमसे इतना कह दिया है। यूं तुम न चाहो तो कोई दूसरा प्रबंध हो जाएगा। तुम इस बात की तनिक भी चिंता न करो। आप बैठिए तो सही। नहीं नहीं, तुम अपना पढ़ो। मैं बेकार तुम्हारा समय नष्ट न करूंगी। इन लोगों की कुछ भी तो समझ में नहीं आती। ये माँ जी भी एकदम कैसे बदल गई। अभी परसों मुझे इसी रजवा के लिए डांट रही थी। इनका कुछ भी तो पता नहीं चलता। क्यों बेटी, अब रजवा कुछ काम सीख गई है या नहीं? बुढ़िया है तो सयानी। आपने इंदु से ठीक ही कहा था। हमें वास्तव में काम की परख नहीं, पर अब आइए इधर बैठिए, चारपाई सरका लीजिए। मैंने एक अनुभवी नौकरानी खोज लाने के लिए कह दिया है, जो नए फैशन के बड़े घरों में काम कर चुकी हो। वास्तव में बहू, दादाजी पुराने नौकरों के हक में है। दयानतदार होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। इस रजवा की सास भी यही काम करती थी, अब रजवा की बहू भी यही काम करती है। मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी वह जल्दी सीख जाएगी। नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं। रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? हम तुम्हारा हर्ज न करेंगे। मेरा कुछ हर्ज नहीं होता। हम आपसे छोटी हैं, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। आप मुझे कांटों में क्यों घसीटती हैं? आप मेरे साथ क्यों परायों का सा व्यवहार करती हैं? मैं
चलती हूँ। बैठिए बैठिए मंजरी भाभी, आप भी बैठिए। परायों का सा? सच? और क्यों, मैं झूठ कह रही हूँ। मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा। मालवी ने सारी की सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। भाई मुझे भी बताना, क्या किया मालवी ने सच? बंसीलाल के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत मालवी ने। मैं कहती हूँ मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। अरे कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। रसोई की, और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए थे और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई उधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा, बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तक पहुंचते जब अंतिम ईंट भी उखड़ चुकी थी, तब क्या बस ताका किए मुटर मुटर। पर बंसीलाल का लड़का गली के सिरे पर खड़ा खम ठोंक रहा है। खम ठोंक रहा है? सच खम ठोंक रहा है और हवा ही में ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह कर दूंगा। और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माय का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। श्श, भाभी आ रही है। क्यों जीजी, आप चुप हो गई? किसी बात पर कह कहे लगाए जा रहे हैं। यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। आइए आइए, आप इधर बैठिए। आइए आइए, आप इधर बैठिए। बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? मैं तो उधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। आप हंसिए, ठहाका मारिए। मैं कहती थी ना कि इस ओर न आओ, मेरी मुंही आदत हुई हंसने की। अब एक ही जगह थी बैठने को, हम हंसती है तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे। किंतु एक जगह थी पर्दे वाली, तुम भूल गई? हमें ही तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। मैं कहती हूँ चलो मेरे कमरे में, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना बैठा न करो, हम तो बहू गोदाम में जा रही थी। चलो गेहूं छंटवा ले, छोटी बहन तो कब की गई हुई है, फिर तो अस्त हो जाएगा दिन और महरियां चली जाएंगी। मैं तो फंस गई मंजली की बातों में। चलो चलो। मैं कहती हूँ पारो, चल मेरे कमरे में, वहां चलकर बैठे। मुझे तो जाना है भाभी, लल्लू आ गया होगा, न मिले तो चिल्लाएगा। यह छोटी बहू तो ओकाब सी आकर सबको डरा गई। बड़ी भाभी, सुनी तुमने मालवी की बात? खोद डाली उसने सारी की सारी छत। मालवी ने छत खोद डाली? हाँ हाँ, अभी राज मजदूर छत बनाकर गए थे कि आ गई मालवी मारो मार करती। पर चलो मेरे कमरे में, वहां चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। आप मुझे मेरे मायके भेज दीजिए, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपरिचितों में आ गई हूँ। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं नहीं समझती। आखिर बात क्या है, कुछ कहो भी।
मैं जाती हूँ तो सब खड़ी हो जाती है, बड़ी भाभी, मंजरी भाभी और माँ जी तक। मेरे सामने कोई हंसता नहीं, कोई मुझसे अधिक समय तक बात नहीं करना चाहता। सब मुझे ऐसा डरती है जैसे मुर्गी के बच्चे बाज से। अभी अभी सब हंस रही थी, ठहाके पर ठहाके मार रही थी। मैं गई तो सब ऐसे सन्न रह गई जैसे भरी सभा में किसी ने चुप की सीटी बजा दी हो। पर इसमें और कोई मुझे काम को हाथ नहीं लगाने देती। तनिक सा भी काम करने लगूं तो सब भागी आती हैं। सब मेरा इस प्रकार आदर करती है मानो मैं ही इस घर में सबसे बड़ी हूँ। मैं नहीं समझता तुम क्या चाहती हो। तुम्हें शिकायत थी कोई तुम्हारा आदर नहीं करता, अब सब तुम्हारा आदर करते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम्हें सबसे दबना पड़ता है, अब सब तुमसे दबते हैं। तुम्हें शिकायत थी तुम सबका काम करती हो, अब सब तुम्हारा काम करते हैं। आदर, सत्कार, आराम, न जाने तुम और क्या चाहती हो। न जाने मैं क्या चाहती हूँ, न जाने मैं क्या चाहती हूँ। पर मैं इतना चाहती हूँ कि मैं यह सब आदर, सत्कार, सुख, आराम नहीं चाहती। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ऐ भाभी जी, आप रो रही हैं? नहीं, मैं रो नहीं रही, पर इंदु, परमात्मा के लिए मुझे जी जी करके न बुलाया करो। लो भला, यह कैसे हो सकता है? आप मुझसे बड़ी है और फिर आप मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी है। पहले तो तू मुझे यूं जी जी करके नहीं बुलाती थी। मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी जी। दादाजी ने कहा था। दादाजी ने क्या कहा था? उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर करना चाहिए। किंतु उन्होंने यह सब क्यों कहा? मैंने तो कभी उनसे इस बात की शिकायत नहीं की। शायद छोटे भैया ने उनसे यह कहा था कि आपका मन यहाँ नहीं लगता, आप बाग वाले। ओह, यह बात है। दादाजी और सब कुछ सह सकते हैं, किसी का अलग होना नहीं सह सकते। हम सब एक महान पेड़ की डालियां हैं। वे कहा करते हैं, और इससे पहले कि कोई डाली टूट कर अलग हो, मैं ही इस घर से अलग हो जाऊंगा। और उन्होंने हम सबको समझाया कि हम आपका आदर करें, काम करें और आपको पढ़ने पढ़ाने का समय दें। पर मैं तो आदर नहीं चाहती, और मैं तो तुम सबके साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। यह कैसे हो सकता है भाभी जी? आप लोगों ने मुझे कितना गलत समझा और मैंने आप लोगों को कितना। आप कैसी बातें करती हैं? लाइए, कपड़े लाइए। मैं दादाजी के कपड़े धोने जा रही हूँ, साथ ही आपके भी पटक लाऊं। भाभी जी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं भी तुम्हारे साथ कपड़े धोऊंगी। दादाजी नाराज न होंगे? मैं दादाजी से कह दूंगी। भाभी जी, मुझे केवल भाभी कहा कर, मेरी प्यारी इंदु। भाभी, चल कपड़े धोएं, धूप निकली जा रही है। पर आपके कपड़े। हाँ बेटा, मेले में चलेंगे, जो तू कहेगा वही खिलौना ले देंगे। आई छोटी बहू। मैंने बहुतेरा कहा, पर भाभी मानी नहीं। छोटी बहू, इधर आ बेटी। बेटा, कपड़े धोना तुम्हारा काम नहीं, पढ़ लिख कर। मैंने बहुतेरा कहा, पर भाभी मानी नहीं। इंदु, तुझे कितनी बार कहा है कि आदर से। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए?